NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 फसल उत्पादन और एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फसलें और उनका वर्गीकरण। क्रॉप्स एंड क्लासिफिकेशन। फसल क्या होता है? क्रॉप। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे ही फसल कहते हैं। यानी अगर एक ही टाइप का पौधा किसी बड़े पैमाने मतलब बहुत बड़े जगह पे एक ही स्थान पर एक ही जगह पर उगाया जाएगा तो उसे ही फसल कहते हैं। अब है फसलों का वर्गीकरण। भारत में कृषि को जलवायु परिस्थितियों के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल। तो खरीफ फसल देखते हैं, अवधि क्या होगी इसकी? तो इन्हें वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर में बोया जाता है। और उदाहरण क्या हो जाएगा इसके अनाज का? तो धान, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं खरीफ फसल के। अब दूसरा पार्ट है रबी फसल, रबी क्रॉप्स। अवधि क्या होगी इनको उपजाने की? तो इन्हें शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से मार्च में बोया जाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा? तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। अब दूसरा पार्ट इस चैप्टर का क्या है? कृषि पद्धतियाँ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कृषि पद्धतियाँ। उत्पादन में सुधार के लिए किसान द्वारा समय समय पर किए जाने वाले क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। मतलब हमको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो किसान जो खेती करते हैं वो समय समय पर जो उसके लिए क्रियाकलाप करते हैं जिनसे उनकी उत्पादन यानी प्रोडक्शन बदले, अच्छा हो, ज़्यादा हो, वो उत्पादन में सुधार के लिए जो जो बदलाव करते हैं समय समय पर, उसे ही कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। पहला इसका पार्ट है मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे तैयार करते हैं, यानी खेती के लिए उत्पादन अगर अच्छा चाहिए हमको तो मिट्टी उसमें कैसे तैयार होगा? तो इसमें है जुताई, प्लॉगिंग। सबसे पहले जुताई है। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला यानी ढीला करने की प्रक्रिया ही जुताई कहलाती है। यानी मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला यानी ढीला करने की प्रक्रिया जो है उसे जुताई या प्लॉगिंग कहते हैं। अब ये करते क्यों हैं? तो महत्व क्या है? तो जड़ों को गहराई तक जाने और श्वसन करने में मदद मिलती है। अगर हम मिट्टी को उलट पुलट दें और पोला या ढीला बना दें यानी जुताई कर दें, प्लॉगिंग कर दें, तो जड़ों को गहराई तक जाने और श्वसन जो करेगा उसमें मदद मिलेगा। मिट्टी में दबे पोषक तत्व भी ऊपर आ जाते हैं, ये भी फायदा हो जाता है। इसके बाद है समतलीकरण, लेवलिंग। जुताई के बाद यानी प्लॉगिंग जब कर दिए उसके बाद ढीली मिट्टी को पाटल यानी लेवलर को समतल करना। यानी ढीली मिट्टी को, जुताई के बाद ढीली मिट्टी को पाटल यानी लेवलर से समतल कर देना, प्लेन कर देना, यह समतलीकरण, लेवलिंग कहलाता है। अब दूसरा पार्ट बुआई। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड टॉपिक बुआई यानी सोइंग। ये क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला होता है बीज चयन। स्वस्थ, साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना बीज चयन कहलाता है। क्षतिग्रस्त बीज पानी में डालने पर सतह पर तैरने लगते हैं। अर्थात अगर हमको पता करना है कि बीज कौन सा अच्छा है, सीड कौन सा अच्छा है जिससे फसल अच्छा होगा और कौन सा खराब, तो इसको पता करने के लिए हम उसे पानी में भिगो देते हैं। अगर वो क्षतिग्रस्त बीज होगा तो पानी में डालेंगे तो वो तैरने लगेगा और उसको हम लोग हटा लेंगे, और अच्छा बीज जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा जिससे हम लोग खेती में यूज़ कर लेंगे। इसके लिए उपकरण क्या क्या है? बुआई के लिए उपकरण क्या क्या है? तो परंपरागत रूप से कीप के आकार के औजार का उपयोग करते हैं, या आधुनिक सीड ड्रिलर भी आता है जिससे सीड ड्रिल का
उपयोग करते हैं, जो उचित दूरी और गहराई सुनिश्चित करता है। ऐसे हम परंपरागत रूप से कीप के आकार का औजार का भी उपयोग कर सकते हैं, या नहीं तो आधुनिक सीड ड्रिल जो होता है उससे भी उपयोग करके बुआई कर लेते हैं, जो उचित दूरी और गहराई सुनिश्चित कर लेता है। नाउ नेक्स्ट है टॉपिक खाद एवं उर्वरक देना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड टॉपिक है खाद एवं उर्वरक देना, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। खाद क्या होता है? मैन्योर यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेषों के अपघटन से प्राप्त होता है। खाद क्या होता है? मैन्योर जिसे कहते हैं तो प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेषों के अपघटन से प्राप्त होता है। इसका लाभ क्या है? इसको डालने से लाभ क्या होगा? तो मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। लाभ क्या है इससे? तो मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता को ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। अब है उर्वरक। उर्वरक को कहते हैं फर्टिलाइजर्स। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट पोषक तत्वों जैसे यूरिया, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। उर्वरक जो होते हैं, फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं, वे रासायनिक पदार्थ हैं, लेकिन खाद क्या था हमारा? वो प्राकृतिक पदार्थ है। भले ही उससे थोड़ा सा उत्पादन कम होता है, लेकिन ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। उर्वरक जो है हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा देता है, लेकिन मिट्टी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा नुकसान कर देता है। तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं उर्वरक, जो विशिष्ट पोषक तत्वों जैसे यूरिया, एनपीके से भरपूर होते हैं। उर्वरक से हानि क्या होगी? तो हानि उर्वरक से हो जाएगी कि अत्यधिक उपयोग से जल प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता का ह्रास हो जाता है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करेंगे तो जल प्रदूषण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टाइल जो मिट्टी पहले थी हमारी, उसमें कमी आ जाएगी। अब नेक्स्ट है फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति का एक प्राकृतिक तरीका है। मतलब फसल चक्रण है क्या? क्रॉप रोटेशन मतलब रोटेट कर करके फसल लगाना। मतलब एक बार फसल अगर ए लगाए हैं तो फिर बी लगाए, फिर सी लगाए, फिर से ए लगाएंगे, फिर से बी लगाएंगे, फिर से सी लगाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो जैसे गेहूं के बाद अगर फलीदार फसल लगाए, फिर दलहन लगाए, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति का एक प्राकृतिक तरीका यही होता है फसल चक्रण। गेहूं के बाद आप फलीदार फसल लगा सकते हैं, जैसे दलहन लगाएंगे, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। अब फोर्थ टॉपिक है सिंचाई, इरिगेशन। निश्चित अंतराल पर फसल को जल देना। फसल को जल देने की जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं इरिगेशन। सिंचाई होती क्या है? निश्चित अंतराल पर फसल को जल देने की प्रोसेस है, उसी को इरिगेशन कहते हैं। स्रोत क्या होगा इसका? तो कुआं से दे सकते हैं, नलकूप से दे सकते हैं, जिसको ट्यूब वेल भी कहते हैं। जो कुएं, नलकूप, तालाब, झीलें, नदियाँ और नहरें, इन सब की मदद से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं स्रोत से। परंपरागत विधियाँ कुछ है, जो मोट होता था, चेन पंप होता था, ढेकली होता था और रहट होता था। तो इन सब से भी सिंचाई होती थी, निश्चित अंतराल पर फसल को जल दिया जाता था। आधुनिक विधियाँ कुछ हैं, जैसे छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। आधुनिक विधियाँ छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम है। उसमें होता क्या है? असमतल भूमि के लिए है ये। और ड्रिप तंत्र जो है वो ड्रिप सिस्टम, वो पानी की बचत के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो सबसे अच्छा है। इसमें क्या होता है कि एक एक बूंद पौधे की जड़ों में गिराई जाती है, जिससे जल की क्षति को बचा पाते हैं। जल बहुत कम यूज होता है और बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाता है। अब है खरपतवार से सुरक्षा, टॉपिक 5, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो खरपतवार होता क्या है? तो फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे, मतलब जो पौधे हमको नहीं चाहिए। अवांछित मतलब जो पौधे हमको नहीं चाहिए। अवांछित पौधे अगर फसल के साथ उग जाते हैं, जो
नुकसान क्या पहुंचाएंगे? तो पोषक तत्व, प्रकाश, जल के लिए फसल से कंपटीशन करने लगते हैं, प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। और हमारी जो फसल जिसको ज़रूरत है प्रकाश, जल और पोषक तत्वों की ज़रूरत है, वो सब उसको कम मिलने लगता है, जिससे उनके उत्पादन में कमी आ जाती है। यानी खरपतवार क्या हुआ? तो फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे ही खरपतवार हुआ, जो प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं हमारे क्रॉप्स यानी हमारे फसल से। अब निराई क्या होता है? वीडिंग। तो खरपतवार हटाने की एक प्रक्रिया है, या तो हाथ से आप हटाइए या तो खुरपी से हटाइए, इसी को वीडिंग कहते हैं, जिसे निराई कहा जाता है। अब है खरपतवार नाशी, वीडीसाइड्स। तो खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायन अगर आप उसमें यूज कर लेते हैं, जैसे 2,4-D को यूज़ करते हैं, ये रसायन होते हैं जो खरपतवार को नाश कर देते हैं, खरपतवार को नष्ट करने का रसायन है। नेक्स्ट टॉपिक है, सिक्स्थ टॉपिक है कटाई, हार्वेस्टिंग। ये क्या होता है? फसल अगर पक जाता है तो पक जाने के बाद उसे काटना। फसल को पक जाने के बाद काटने का जो प्रोसेस है उसे ही हार्वेस्टिंग, कटाई कहते हैं। यह या तो हंसिया से होता है या तो मशीन या हार्वेस्टर से किया जा सकता है। तो कटाई एक प्रोसेस है कि फसल पक जाए तो उसके बाद उसे काट लिया जाता है, या तो हंसिया से या तो मशीन से। अब है भंडारण, स्टोरेज, सेवेंथ टॉपिक। अनाज को चूहों, कीटों, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। प्रॉपर स्टोरेज करेंगे, इतने मेहनत से उपजाए हैं किसान, और अगर प्रॉपर स्टोरेज ना करें तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अनाज को चूहों, कीटों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उचित भंडारण की आवश्यक है। भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। अगर उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा रह जाएगी तो फिर वो सड़ सकता है। तो भंडारण जब भी हम करें तो क्या करना होता है? अनाज को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए ताकि उसमें नमी की मात्रा कम से कम हो। अब इसके बाद का टॉपिक है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं को कैसे पालते हैं? घरेलू पशुओं की उचित देखभाल और प्रबंधन, यानी आवास, भोजन, प्रजनन, रोगों से सुरक्षा को पशुपालन कहते हैं। अगर आप घरेलू पशुओं की उचित देखभाल और प्रबंधन ही पशुपालन कहलाता है। मतलब जो हम लोग पालतू जानवर होता है ना, उसकी देखभाल अगर उचित रूप से करें और उनका प्रबंधन करें, क्या क्या चीज़ का? तो आवास का, रहने का स्थान का, भोजन का, प्रजनन का और रोगों से सुरक्षा प्रदान करें, तो इसी को पशुपालन कहा जाता है। जब खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए इसे बड़े पैमाने पर किया जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बन जाता है। ऐसे तो सिंपल वे में भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए इसे बड़े पैमाने पे भी किया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बन जाता है। एनिमल हस्बेंड्री यही है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सारा टॉपिक था इस चैप्टर का। A lot of thanks for your support and watching, subscribing, liking all videos. Uh, lot of thanks to you. Now this chapter is completed.